but explode into success. तो BSSR भी कहते हैं, BSSR के काफी मेंटर्स कहते हैं, हम लोग ना कहते हैं कि पैसा कमा ले, पैसा कमा ले, पैसा कमाने की रहती है, बट पैसा कमाना नहीं, आप लोगों की लाइफ में कैसे सर्व कर सकते हैं उनको, कैसे वैल्यू दे सकते हैं, देन मनी एंड सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट. हाउ यू सर्व द कम्युनिटी, हाउ यू सर्व द अदर, हाउ यू एड वैल्यू टू अदर पीपल्स. दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट फ्यू लाइन्स सर, अकॉर्डिंग टू मी. बहुत अच्छा, अजय जी ने बहुत अच्छा बताया। यहाँ पे जबरदस्त तालियां हो जाए अजय जी के लिए। और सभी लोग यही बता रहे हैं कि पैसा, या फिर हमने एक बहुत अच्छी 3 इडियट मूवी भी देखी है जहाँ पे बोलते हैं कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो उसी चीज को हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब हम हमारी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर नंबर 5 चल रहा, 6 चल रहा था, सबक 5 की अपने। तो हम इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले आज मौका देते हैं हमारे टीचर साहब सेसा हरियाणा से हैं, सुखदेव जी, कैमरा चालू करके मुस्कुरा रहे हैं, तो उनसे ही कुछ आगे सुनना शुरू करते हैं। थैंक यू सर। और मैं देखता हूं कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं और उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते। वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा संख्या में होते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके पास पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, जबकि बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यह फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है इससे हमारा ज्यादातर सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों नींबू में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्या को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। बहुत अच्छा सुखदेव जी, है ना, बहुत अच्छा रीडिंग सुखदेव जी ने शुरुआत किया। और यहाँ पे फाइनेंशियल बुद्धि की बात की है कि हमें, इसका मतलब है कि हमारे को, है ना, हर अवसर दिखना चाहिए। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ही कोविड आया तो देखिए कितने सारे लोगों ने इसका अवसर को पहचाना और बहुत सारे लोगों ने, है ना, घर में होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया, सब्जियां घर पे पहुंचनी शुरू हो गई। अब जब मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ तो सब्जी तो हर कोई उगा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या बोला, एक थप्पा और लगाया उस पर। मुझे पता नहीं कि कितना सही है, लेकिन उन्होंने एक थप्पा लगाया और बोला कि ये ऑर्गेनिक सब्जी है। थोड़ा सा उसको चमका के बेचना शुरू कर दिया। और जो सब्जी नॉर्मल बिकती है ना, अभी ये नींबू की बात आई इसलिए मैंने बोला कि एक ही नींबू को लाखों में कैसे बदल दिया, है ना। और आजकल ऐसे काफी सारे बिजनेस है। तो हमारा आसपास अवसर हमेशा घूम रहे हैं, बस हम उनको देख नहीं पाते। इसलिए हमारी समझ को हमें बड़ा करना है कि हम इनको समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो आपको हमें हमारी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए, और इसके लिए हम लोग चलते हैं अब सिरसा से नागपुर की तरफ। और किशोर जी आप रीड कीजिएगा। यस सर, थैंक यू। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हो। आप जो आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह तो उसी तरह की बात हो गई है
कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले यह सुनिश्चित करना चाहे कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट हरी हो। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली नहीं है, अमीर अमीर वैखई। क्या है सर वो? अमीर कैखी वैखई। वो एक्चुअली व्यक्ति लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो शायद टाइपो एरर हो गया हाँ है। हाँ, अमीर वैखई हमें बार बार याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, यह उनका कहना था। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार ले कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप ज्यादा तेजी से सर नीचे अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर यह क्या है? माइक और मैं उनसे यह सवाल पूछते थे। पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाए, अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। आपके पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वह है हमारा दिमाग। अगर हम इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों के सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। बहुत अच्छा किशोर जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, अगर एक पहली चीज हमने जानी कि यहाँ पे पैसा असली चीज नहीं है ना। और पैसे के खेल को समझना पड़ेगा हमें, और क्यों हमें अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना है, बुद्धि को बढ़ाना है, ये हम यहाँ पे समझ रहे थे थोड़ा सा। और कई बार हम लोग ये गलती करते हैं, जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि हम लोग है ना कोई भी चीज करने के पहले सोचते हैं कि परफेक्ट मोमेंट आ जाएगा, है ना, ये कुछ होगा तब हम करेंगे। लेकिन ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता, कभी सब बत्तियां हरी नहीं होंगी। हमें शुरुआत करनी होगी, और आगे चलने पे है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ बत्तियां हरी होती चली जाएगी, और हमारी जर्नी में हम आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू किशोर जी के लिए जबरदस्त तालियां। चलिए आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जो लोग थोड़ा कम पढ़ मिल जाता है मौका, आज नेहा जी को मौका देते हैं। ताराचंद जी, आप पढ़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पढ़ दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ताराचंद जी, आपकी बुलंद आवाज काफी दिन से नहीं सुनी है, सुन लेते हैं। अरे सर, 1 तारीख से लेके आज तक मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छे से खराब हुई है इस बार। अच्छा से खराब हुई है तो अब बिल्कुल अच्छे से अच्छी भी हो जाएगी। हाँ, इतना सर्दी पकड़ रखी है, पूछो मत। बहुत भयंकर मिजाज सर्दी का एहसास सभी लोगों को है, किसी को ज्यादा किसी को कम। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है। चलो सर, हाँ जी, मैं हाँ पढ़ जी, देता हूँ फिर भी ना। बिल्कुल बिल्कुल। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं, और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अवसर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वो पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ था, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें, इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि
मैं ऐसा करना चाहता हूँ। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए विकसित करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेजी और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूँ, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ। एक ऐसे युग का जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज्यादा रोमांच है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसा बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। ये एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प है जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे में ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाती है। थैंक यू ताराचंद जी, बहुत अच्छा रीडिंग। और पीछे आपका विजन बोर्ड हमको कई दिनों के बाद वापस दिख गया, तो अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं रेगुलर रहूंगा। हाँ जी बिल्कुल, वेलकम। तो हमने यहाँ पे जाना कि बहुत सारे विकल्प है ना, और क्यों हमें ऐसे विकल्पों को जानना चाहिए। और कुछ हमने टीवी सीरियल के बारे में भी देखा, और उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा नहीं बोला कि सबको पता ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता हो कि एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट से, है ना, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट से आप थोड़े से समय में कितना पैसा कमा सकते हैं। और आजकल इसी तरीके से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे पैसा कमा रहे हैं। इसलिए हमें फाइनेंशियली अपने को एजुकेट करते रहना चाहिए। तो चलिए, ताराचंद जी के लिए फिर से एक बार जबरदस्त तालियां। और हम लोग, धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम लोग राजस्थान से वापस आते हैं, जयपुर से मुंबई की तरफ, और मंगला जी को मौका देते हैं रीड करने का। थैंक यू कुमार जी। वेलकम। वे घर जिनकी कीमत कभी $1,00,000 होती थी, अब $75,000 के हो गए थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर ब्याज $200 था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का घर केवल 60,000 में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया, तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाजत दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फी मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी, और इसके बाद कानूनी नामांतरण की कार्यवाही शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था, जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्यवाही में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार किया जाता है। 10% ब्याज पर आपने $4,000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। बहुत अच्छा मंगला जी, बहुत अच्छा रीड किया। और किसी को ये समझा या किसी को नहीं समझा?
तो लास्ट वाला नहीं समझा, एग्जाम्पल। हाँ, तो क्या किया, एक घर जो $1,00,000 का था, जो $75,000 में बिक रहा था, है ना, क्योंकि मार्केट में मंदी थी, और आज भी अगर आप देखोगे तो आज भी ऐसे कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो उन्होंने ये घर डायरेक्ट जाके ना खरीद के, जो दिवाली, कुछ एडवोकेट्स होते हैं ना जहाँ पे नीलामी वगैरह होती है, उनके पास गए। अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे भी बैंक ऑक्शन कुछ होते रहते हैं ना, तो वहां से उन्होंने बात किया और $20,000 में उनको मिल रहा था। $20,000 के लिए उन्होंने $2,000 का लोन अपने फ्रेंड से लिया, और उस पर बोला कि 90 डेज में आपको 10% रिटर्न देता हूँ, मतलब $200। और फिर उन्होंने जैसे ही उनके नाम पे हुआ, तो उसको एक ऐड किया कि $75,000 का जो घर है आपको $60,000 में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने सेल कर दिया, दोस्त को भी पैसे दे दिया और वकील को भी पैसे दे दिया, और $40,000 जो आए, तो ये क्या हुआ, ये उनका प्रॉफिट हो गया। तो आपको पता होगा कि कैपिटल जो, मतलब ये कैपिटल टैक्स ना लगाने के लिए उसको वापस है ना इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ और यूएस में थोड़े से लॉस अलग है, लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको इन्वेस्ट कर दिया, और वापस 40,000 का अगर 10% भी रिटर्न मिलता हो, तो $4,000 पर ईयर उनको यहाँ से कैश फ्लो उनका निश्चित हो गया। अभी इसको हम लोग एक चित्र से समझते हैं, है ना। अगर आप ये चित्र को देख पा रहे हो, तो देखो ये क्या किया इन्होंने, $40,000 का जो इन्वेस्ट किया, है ना, और यहाँ से इनको इनकम आ रही है। दायित्व तो $20,000 का ही था इनका, ठीक है। वो भी उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, पूरा पूरा कर दिया, और उससे जो आया फिर बचा हुआ उस पर टैक्स दिया उन्होंने। तो चलिए हम लोग अभी आगे मित्रा जी से आगे पढ़वाते हैं। मित्रा जी आप रीड कीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 सौदे निपटाए, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $1,90,000 से ज्यादा 10% बैच पर शपथ पत्र पर बनाने में कायम हो गए थे। इस तरह हर साल की अनुमानित आय $19 लाख हो गई थी, और इसका ज्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। इस $19 लाख प्रतिवर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रिप, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि चीजों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को इस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। बहुत अच्छा मित्रा जी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, फिर मित्रा जी से आगे पढ़वाते हैं, है ना। तो किस तरीके से इतना ज्यादा प्रॉफिट होने के बावजूद भी उन्होंने एक नहीं ऐसे 6 प्रॉपर्टीज पे काम किया, और इतना जो आया, तो उस पे जो प्रॉफिट भी हो रहा था, वो उन्होंने जैसे कार है, पेट्रोल लिया, है ना, और किसी को टिप्स दिया है, जो भी खर्चे हुए बिजनेस में वो सब वहां पे लगा दिया, और टैक्स सेविंग किया। जो लोग भी बिजनेस में होंगे उनको पता है कि किस तरीके से ये टैक्स को सेव किया जा सकता है। तो चलिए मित्रा जी आगे पढ़िएगा। बचत। आपको $40,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा, और 50% टैक्स के हिसाब से व्यय कितना पैसा चुकाना होगा? बिल्कुल, तो $40,000 अगर रुपीज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, एनी आइडिया? 2,80,85,000 70 कितना भी है। 2,80,000 नहीं होगा, 70 से मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 28 lakhs, है ना, 28 लाख। हाँ 28 lakhs रुपीज। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 28 lakhs रुपीज बनाने में कितना टाइम लगेगा लोगों को, है ना। और उस पर भी अगर फिर टैक्स हम देखें तो उस कितना ज्यादा लगता है,
तो किस तरीके से पैसे को बचा सकते हैं, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि नॉर्मली जो रोजगार है या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं वहां से जो इनकम आती है उसमें से टैक्स पे करके बचत करते हैं। ये किसका है, ये अभी तक तो समझ में आ रहा होगा जो लोग बुक को पढ़ रहे हैं। ये किसका चित्र है ये? एनीवन? मिडिल क्लास रोजगार बनाने वाला। हाँ, जॉब वालों का है ना। पहले हम इनकम से हमारे सब खर्चे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, फिर उससे हम उसके बाद में सेविंग करते हैं, है ना। बहुत अच्छा प्रशांत जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मित्रा जी और आगे रीड कीजिएगा। अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, ये इसका एक आसान उदाहरण है। खुद से पूछे कि 1,90,000 डॉलर बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगी और शपथ पत्र 30 सालों तक वैध था। मुझे आशा है कि वे मुझे कभी 1,90,000 डॉलर नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर वे मुझे मूलधन देते हैं और इसके अलावा 30 साल के समय में 1,90,000 डॉलर दिए जाने से कुल आमदनी 50,000 डॉलर से ज्यादा होती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा होता है और यह एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फिनिक्स रियल एस्टेट बाजार देश में सबसे ज्यादा गर्म बाजार साबित हुआ। उस 60,000 डॉलर के घर को दोबारा 70,000 डॉलर में बेचा जा सकता है और एक बार फिर इसे 2,500 डॉलर प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। नए खरीदार के लिए भी ये मुफ्त का सौदा होगा और ये प्रक्रिया चलती रह सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मित्रा जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। और ये 30 सालों का शपथ पत्र मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा आज के डेट में हमें कोई ऐसे वैसे मिलेगा नहीं कि कोई हमारे को है ना 10 साल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कर देगा कि मैं आपका घर पे रेंट पे रहूंगा, है ना। तो ये सब चीजें जो होती है इनको फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और मैं आपको एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, किसी को पता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के बारे में? नहीं पता। नहीं पता है ना। एक सेकंड में एक छोटा सा आपको एक्सेल शीट में दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, है ना। मान लेते हैं कि एक घर जिसमें किसी ने, मैं यहाँ पुणे की कुछ प्रॉपर्टीज है जहाँ पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट चलता है ना, इनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये क्योंकि हमें पता नहीं होता या फिर हमारे नॉलेज में ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, और कई बार ये चीज हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते। ये एक प्रॉपर्टी का प्राइस है, इस पे लोन मिलेगा 70%, विच विल कम अराउंड, अगर 70% देखेंगे इसका, और इस पे जो EMI आएगी वो अगर हम यहाँ पे देखें सॉरी 15,000 करीबन EMI आ जाएगी इस पे। फॉर 30 years। हाँ, अभी मैंने टर्म नहीं बताया है, बस मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें जो रेंट मिलेगा ना डे 1 से, ये, और मैं यहाँ पे जब कह रहा हूँ EMI तो यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह सब वो करके, ठीक है। और रेंट जो मिलेगा वो करीबन 16,667 रुपीज मिलेगा। ओके। अभी एक सवाल जो लोग इस बुक को पहले से हमारे साथ में पढ़ रहे हैं उनसे ये है कि क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट में हमें जाना चाहिए?
सुखदेव जी, आपने ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले मेरे को पूछा था ना, इसलिए मैं ये क्लैरिटी के लिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यस सर, जाना चाहिए। जानना चाहिए, क्योंकि रेंट इज ग्रेटर मोर देन देन ग्रेटर देन ये। EMI, है ना। मोर देन लेकिन इसमें भी हम एक कैच है, ये जो मेरा 10 लाख रुपया ये कौन पे करेगा? बचा हुआ 10.5 लाख रुपए कौन पे कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो उसका भी इंटरेस्ट हमें देखना चाहिए। हमें ना कई बार हमने जब ये बुक को पढ़ा था ना, शुरू किया था, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई थी। क्या बताया था? नंबर्स को समझो, है ना, और नंबर्स के साथ में उसके साथ लगे हुए शब्द को समझो। अगर ये सिचुएशन ऐसी होती तब तो हम सीधे मना कर देते थे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ केवल उस जो अभी हमने पढ़ा उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया था। वापस हम अपनी पढ़ाई को चालू रखते हैं। और अगर सॉरी, एक बार मैं वापस उस एक्सेल शीट में आ जाता हूँ, है ना। और अगर हमारी प्रीवियस वाली कंडीशन है, तो अगर यहाँ ऐसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मेरी पॉकेट से कुछ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। तो क्या मेरे को बैंक दूसरा लोन दे देगी जल्दी से? आराम से दे देंगे। आराम से पॉपअप तो दे देंगे। फटाक से दे देगी, बोलेगी अब तो तुम्हारे पास कुछ लायबिलिटी नहीं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यही तरीका होता है प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई करने का, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे थे, और अभी हम किससे सुनेंगे? गजेंद्र जी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, तो उनका एक इंट्रोडक्शन सभी के लिए हो जाए और उनसे हम आगे का सुनते हैं। पढ़ना है? हाँ हाँ, आप गजेंद्र जी सभी के लिए खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, नेम, सिटी एंड प्रोफेशन, और फिर आप पढ़िएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं प्रोफेशन में जॉब कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स में जॉब करता हूँ। वेलकम वेलकम गजेंद्र जी, वेलकम सर, वेलकम यू। कम्युनिटी। और वेलकम गजेंद्र जी, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वेलकम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए आप रीड कीजिएगा गजेंद्र जी। जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल $2000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी। यह एक उदाहरण है कि पैसा पास में नहीं होने की बहुत पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने वाले में $2000 अपनी जेब से डालता हूँ और लोन को 30 साल तक फिर से बढ़ा देता हूँ। निवेश पर मेरी वापसी वाया होगी अगर मैं बिना पैसे के पैसा बनाता हूँ। मैं नहीं जानता, परंतु यह $100 हर महीने बचाने से बेहतर तो यह है कि $100 हर महीने दरअसल $150 प्रति माह की रकम से, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका होगा और एक बार आप पर 5% टैक्स लगता है। यह करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं। यह सुरक्षित हो सकता है परंतु यह स्मार्ट नहीं है। आज 1997 में जब यह पुस्तक लिख रहा हूँ तो बाजार की स्थितियां 5 साल पहले की स्थिति से पूरी तरह अलग हैं। फाइनेंशियल का रियल एस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। जो घर उस समय हमने $60,000 में बेचे थे, आज की कीमती $1,10,000 हो चुकी थी। अब भी ऐसे मौके में, परंतु अब उनकी खोज में करने में मुझे बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे दुर्लभ हैं, परंतु आज हजारों खरीदार इस सौदे की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कुछ समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाजार बार बदल चुका है, यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्ति के वाले कॉलम में दूसरे मौके को ढूंढने का समय है। आज यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस तरह से प्रतिक्रिया को ज्यादा सुनता हूँ और क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? यह आग्रह कम सुनता हूँ। ग्रामीण आसान है और गणित आसान है और इसको बीजगणित या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है।
मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एग्रो कंपनी कानूनी सौदे को संभालती है और भुगतान की सेवा की भी एक छत ठीक कराने का टॉयलेट ठीक कराने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता क्योंकि गजेंद्र जी दिख रहा है आपको? हाँ, क्योंकि यह काम घर के मालिक का है और उनका घर है। कभी कभार कोई पैसा नहीं चुकाता और यह भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें विलंब शुल्क मिलता है जो या वे घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक बार फिर से बेच दी जाती है। कोर्ट सिस्टम अब यह संभाल लेता है और जो हो सकता है वह आपके इलाके में कम काम ना करो, बाजार की स्थिति अलग हो सकती है। थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत अच्छा रीडिंग है ना, Thank you so बहुत ही much. अच्छा Thank आपने you. रीड किया। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे देखा कि किस तरीके से हम कानून को और कैसे कंपनियां है ना उनको उनको अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। और अगर इस सिचुएशन को देखें तो आज यही सिचुएशन शायद हमारे साथ में भी है। 2021 मार्केट काफी डाउन था, है ना, 2021 जब कोरोना का टाइम आया। लेकिन अगर आज आप देखो तो रियल एस्टेट मार्केट है ना पूरे इंडिया में बहुत तेजी से बूम हो रहा है, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो गई। वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, 2 BHK वाले 3 BHK में जा रहे हैं क्योंकि घर छोटा पड़ रहा है, एक रूम चाहिए उनको एक और काम करने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड होती चली जा रही है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और जीवन जी को मौका देते हैं। जीवन जी आइए रीड कीजिएगा। यस सर। हाँ जी। और हो सकता है यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की स्थिति अलग हो सकती है, परंतु यह उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह एक आसान वित्तीय प्रक्रिया कुछ ही समय में लाखों डॉलर बना सकती है। इसे बनाने में आपका पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है। यह अनुबंध से बनाए जाने वाले पैसे का उदाहरण है। इसके पास भी हाई स्कूल तक की शिक्षा है, वह ऐसा कर सकता है, परंतु ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद लगभग $1,90,000 संपत्ति वाले कॉलम में आ गए और इसके लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ा। इनमें से कौन सी सलाह आपको ज़्यादा कठिन लगती है? पहला, कड़ी मेहनत करो, 50% की दर से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। सर आगे। पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। इसमें वह समय भी जोड़ लें जो आपको विकल्प नंबर 1 के प्रयोग द्वारा 1,90,000 डॉलर बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूँ जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, यह अच्छी हो सकती है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? मैं जानता हूँ कि उपयुक्त निशे मैं जानता हूँ कि यह मैं जानता हूँ कि उपयुक्त निवेश तकनीक एक छोटी तकनीक है। इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है। जो मजबूत वित्तीय
शिक्षा से शुरू होती है, मैंने इसे पहले कहा है, और यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। बहुत अच्छा जीवन जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, वंडरफुल रीडिंग। और यहाँ पे हमने कुछ जानते हैं आगे, तो बोल रहे थे कि ऐसे कौन से 4 तकनीकी दक्षताओं से वित्तीय बुद्धि बनती है, लेकिन उसके पहले 2 चीजों का ऑप्शन दिया है, या कड़ी मेहनत करते रहो और टैक्स चुकाते रहो, और जो बचा हुआ पैसा है उससे अपना घर चलाते रहो, और फिर उस पर भी टैक्स पे करते रहो, या फिर है ना सीखो, फाइनेंशियल इसको सीख ले, और है ना दिमाग को यूज करे और अपनी संपत्ति को बढ़ाते रहे। तो मुझे पता है कि आप सब शायद ऑप्शन 2 की तरफ ही देख रहे होंगे। तो आगे का पढ़ने के लिए हम लोग है ना प्रीति भावसार जी को मौका देते हैं। प्रीति जी, आप रीड कीजिएगा। हाँ सर, कहाँ से पढ़ना है? हाँ दीपक जी, अच्छा दीपक जी यहाँ से रीड कीजिएगा, वित्तीय साक्षरता 1 नंबर। वित्तीय साक्षरता अंकों को पढ़ने की योग्यता, निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान, बाजार, मांग और पूर्ति। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए। ऊपर लीजिए। यही बिल गेट्स ने भी, यह मौका भी बाजार ने दिया था कि $20,000 में कोई मकान खरीद कर उसे $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। कानून, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट, नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में यह मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए, या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बहुमूल्य धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करे, या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करे। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई इसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैसों पर खड़ी हो रही थी। मैंने 1996 में बेचना शुरू कर दिया और मैं अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपाइंस की यात्रा कर रहा था। निवेश बदल गए थे। जहां तक खरीदारी का सवाल था, अब हम रियल एस्टेट बाजार में बाहर थे। अब मैं अपनी संपत्ति वालों कॉलम के भीतर आंकड़ों को बढ़ते देखता हूं और शायद इस साल के आखिर में बेचना शुरू कर दूंगा। यह कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनी परिवर्तनों पर निर्भर करता था। मैं आशा करता हूं कि 6 छोटे घरों के सौदों को बेच दूंगा और $40,000 के नोट को धन में बदल लूंगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर उसे कहना पड़ेगा कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स के बचाने के लिए तरीके खोजे। थैंक यू दीपक जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। और यहाँ पे हमने देखा कि एक और चीज जो हमें जाननी चाहिए कि किसी भी मार्केट में घुसना और कब वहां से निकलना है, ये भी हमें बहुत जरूरी है ना। चाहे वो रियल एस्टेट हो या कोई भी मार्केट। जैसे यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि कैसे रियल एस्टेट में उन्होंने कब गए और वहां से निकलने का भी उन्होंने प्लान बना लिया। साथ में 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात की। पहला था वित्तीय साक्षरता, निवेश की रणनीति, है ना, कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और बाजार में मांग और पूर्ति। जैसे कांदई का एक सीजन होता है, बारिश में आप हमेशा देखोगे प्याज थोड़ा महंगा हो जाएगा क्योंकि गीला होना शुरू हो जाता है। अगर आपने थोड़ा पहले जमा करना शुरू कर लिया तो उसी तरीके से हर एक में ना एक ट्रेंड है, उसको समझना पड़ेगा। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को लॉज, अकाउंटिंग
इन सब के बारे में भी, जो भी लोकल लॉज भी है वो भी पता होने चाहिए, जिससे कि हम उनके अनुसार काम कर सके। तो चलिए अभी हम लोग हर्षद जी से कुछ सुनते हैं। हर्षद जी का भी काफी अच्छा नॉलेज हमको यहाँ पे मिलता है। तो हर्षद जगताप जी आज का लास्ट ट्रेड करेंगे। हाँ। तो मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता है बढ़ता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती है बिगड़ती रहती है, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है, आपकी जिंदगी के हर दिन, परंतु प्राय हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे वहां होते हैं। और दुनिया जितनी ज्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए। एक बार फिर मैं यही कहता हूँ कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता और विकसित करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूँ और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियां के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल देंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी नींबू दे देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। तो हर्षद जी बहुत अच्छा आपने रीड किया, वंडरफुल। थैंक यू। तो देखिए एक ही सिचुएशन की यहाँ पे बात की है, कुछ लोग उसके लिए ताने मारते रहेंगे और कोई है ना वो जिंदगी से मिले हुए नींबुओं से को बेचेंगे और उसमें से ही करोड़ों रुपए बना डालेंगे, है ना। अब ये जिंदगी से निकले हुए नींबू क्या है, ये हमने जो आज तक एक्सपीरियंस गैदर किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा रीडिंग हर्षद जी और सभी ने अच्छे से सुना। अब हम आज की रीडिंग को यहाँ पे रोक देते हैं, विराम देते हैं। और अगर किसी का कुछ लर्निंग शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन है इसको लेके, इस केवल टॉपिक को लेके आज जो हमने पढ़ा है, तो हम उस पर बात करते हैं। और उसके पहले तो एक जबरदस्त तालियां सभी लोगों को, जो लोग अपनी अपनी नाक को, कान को, गले को किसी भी हालत में पकड़ के है ना बैठे हुए, सुखदेव जी को देख रहा था, अजय जी को देख रहा था, ताराचंद जी को देख रहा था, वो देखो उधर हर्षद ने भी बोला मेरे को भी देख लो है ना। तो शायद सब जगह पे सर्दी का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ असर है, लेकिन आप लोग इतना समय निकाल रहे हो अपने लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई नया और भी हो, है ना, अगर हम उनसे आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाए हो तो आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। किसी के कुछ सवाल हैं या आज के अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना चाहता है अपनी लर्निंग को, तो आप शेयर कीजिएगा। एनीवन? हेलो सर, दीपक। हाँ दीपक जी बोलिए ना। हाँ, इसमें एक सेंटेंस था कि रियल एस्टेट में कब खरीदा जाए और कब बेचा जाए, ये उस बड़े की क्या किया जाए, ऐसा कुछ था इसमें। तो कैसे चलेगा कि आपसे मेरी बात हुई थी एक रियल एस्टेट के बारे में, जो पिछली बार अपन प्लान के डिस्कस किया था, उसमें भी कब बेचा जाए और कब खरीदा जाए। तो अगर इसको एक सरल इसमें बोले ना, तो एक बहुत ही बढ़िया इंसान है टी हार्वेकर, वो बोलते हैं द राइट टाइम टू बाय रियल एस्टेट इज राइट नाउ। ओके,
और कब बेचा जाए, तो जब देखो क्या है ना, हम गाड़ी को क्यों कुछ सालों में बेच देते हैं, वो मेंटेनेंस ज्यादा मांगने लगती है ना। यस यस बराबर। तो ऐसे ही घर भी जब आपका 6-7 साल पुराना हो जाता है तो उसको भी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत लगती है ना। आरसीसी तो मेंटेनेंस नहीं मांगती, लेकिन और बहुत सारी चीजें वहां पे होती है जिसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो रियल एस्टेट का नियम ये बोलता है कि आपने 7 से 9 साल के बाद में है ना उसको सेल कर देना चाहिए। उसका केवल एक रीजन ये नहीं है, उसका एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है ना तब तक आप प्रॉफिट में हो ही कहाँ। आपने लिया किसी जमाने में, मान लेते हैं कि 20 लाख का लिया और अब वो 80 लाख का है, लेकिन प्रॉफिट आपकी जेब में क्या आया? जब तक प्रॉफिट पॉकेट में नहीं आया तब तक प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, वो तो पेपर पे है केवल ना। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड इन एनी ऑफ द फील्ड, किसी भी इसमें। इसलिए आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला भी बार बार अपने शेयरों को बेच देते हैं, फिर कहीं पे डालते हैं, फिर लेते हैं, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, है ना। यस सर। और हम लोग बहुत बार है ना, हमारे जो घर के डिसीजन होते हैं मोस्टली हम में से अधिकतर लोगों के ये घर का डिसीजन इमोशनल होता है ना।